नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल अभिषेक मिश्रा विधि सम्मत। आज हमने आमंत्रण दिया है आप सबके प्रिय शिक्षक हरि मोहन जी को। इनके द्वारा पढ़ाए गए बहुत से स्टूडेंट आज विभिन्न जैसे कह लीजिए प्रशासनिक पदों पर सुसज्जित है और आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, हिस्ट्री के बहुत भारी विद्वान हैं। और आज मैं इनको हालांकि इतिहास जो कि इनका मेन सब्जेक्ट है उस पर बात न करने के लिए बुला करके, बल्कि मैं समझना चाह रहा हूँ हरि मोहन जी से एज हु इज नॉट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, क्योंकि हम लॉयर्स दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। पर जब एक हिस्ट्री का प्रोफेसर या पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर या दूसरे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर वो दुनिया को कैसे देखते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे उस स्टेटमेंट की रोशनी में जो सलमान खुर्शीद जी ने दिया है रिगार्डिंग इंडिया, कि यहाँ पर भी अगर डिक्टेटरशिप बंद नहीं हुई तो ऐसे ही रॉयट होंगे, या रॉयट तो नहीं करना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, तख्ता पलट होगा और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको देश छोड़ करके निर्वासित होकर के जाना पड़ेगा। ईश्वर का सौभाग्य है कि भारतवर्ष के इतिहास में 10-15 हजार साल का जो भी हमारा इतिहास है, एक पॉलिटिकल एंटिटी का ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे हरि जी ठीक करेंगे, इतिहास के जानकार हैं। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट पे हैं सर। अभिषेक भाई थैंक यू, बट मुझे भी आपका इंट्रोडक्शन दे देने दीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि असलियत में जो अभी एंकरिंग कर रहे हैं वो क्या है। इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जहाँ तक मेरे को याद आ पा रहा है, गोवा के अंदर जो इंटरनेशनल लॉज को स्टडी करने के लिए बार एसोसिएशन ने इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है, उस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अपनी कॉलेज डिग्रीज ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कई जगह पर अभी मॉस्को होके आए हैं, तो मॉस्को के अंदर जो अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके आए हैं, तो हल्के में ना लें। बस दिखने में मतलब हो सकता है कि नहीं सारा थोड़ा मतलब, तो हर चिकनी चुपड़ी चीज जो है वो अच्छी नहीं होती। और हर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाकई में इट वाज अ वेरी जनरस, बट हर चिकनी चुपड़ी चीज भी अच्छी होती है और कई बार और चीजें भी अच्छी होती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आपको लोग सुनते हैं, आपसे लोग सीखते हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। तो हरि जी, इस स्टेटमेंट को आप बताइए, कैसे देख रहे हैं आप? अभिषेक भाई, असलियत में जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है ना, टोटली दो चीजें जुड़ी हुई है इसमें। एक तरफ तो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है जो इस टाइम पर बहुत हाई लेवल पर है, और दूसरी तरफ अगर आप वो हाई लेवल पर इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अब मेरा मानना है शुरू हो चुका है। बहुत से मानते अभी नहीं हुआ है। जब तक सुपर पावर्स आपस में डायरेक्टली नहीं भिड़ेंगी शुरू नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो हर कोई डायरेक्ट जर्मनी से भिड़ने गया था। पहले सर्बिया और ऑस्ट्रिया लड़े थे, उसके बाद ऑस्ट्रिया रशिया लड़े थे, फिर रशिया के बाद जर्मनी एंटर करता है, फिर उसके बाद फ्रांस एंटर करता है, फिर ब्रिटेन एंटर करता है, और लास्ट में अमेरिका एंटर करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सीरीज अप्रोक्सीमेट यही थी कि हिटलर जो है वो एक एक करके छोटे स्टेट कंट्रीज को हरा रहा था। उसके बाद उसने फ्रांस पे हमला किया, उसके बाद उसने फ्रांस और ब्रिटेन जब लड़ते हैं तब रशिया एंटर करता है, और उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका एंटर करता है। इन शॉर्ट, ना तो अमेरिका स्टार्टिंग में एंटर कर गया था जो कि उस टाइम पर भी सुपर पावर था, ना ही जापान ने डायरेक्टली अमेरिका से लड़ाई लड़ी थी जबकि वो उस टाइम के कमजोर पावर से लड़ रहा था, और ना ही अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस डायरेक्ट लड़े थे। पहले छोटी छोटी कंट्रीज के साथ लड़ाई हुई थी। लास्ट में जाकर हर कोई एक दूसरे से भिड़ गया था, बिल्कुल लास्ट में। और उसके बाद वो जो फेज था जिसमें हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था, वो मुश्किल से 1 या 2 साल चला था। यानी शुरू के 4 साल बस लड़ाई खिंच रही थी, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप। फाइनल जो वॉर था वही चीज अभी चल रही है। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं जिसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, इजराइल हमास लड़ रहे हैं जिसके अंदर ईरान के पीछे चाइना और रशिया खड़े हैं। पूरा एक सिनारियो। ऐसे में हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि बांग्लादेश जो है वो एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां से अमेरिका को 2 पार्ट्स, मतलब 2 पावर्स को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा।
और दो पावर्स को डिस्टेबलाइज करने का मौका मिलेगा। ये वो रीजन है जो शायद ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अबेंडन कर रखा था कि छोड़ो ये मेरे लिए कभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सुपर पावर था नहीं, म्यांमार के अंदर अमेरिका को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि चाइना जो है अभी सुपर पावर बना नहीं था या इतनी बड़ी थ्रेट था नहीं। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल से देखेंगे, यानी 2020 के आसपास से देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है 2016 में जब ट्रंप आते हैं तो उन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक इकोनॉमिक वॉर शुरू किया था। वो इकोनॉमिक वॉर कन्वर्ट हुआ एक तरीके से फेस टू फेस वॉर में, या यूं कहें जिसे कहते हैं वॉर की फॉर्म में, वेपनाइज्ड वॉर की फॉर्म में, रशिया यूक्रेन वॉर से। और वो पूरी सिनारियो अब वॉर स्पिल ओवर हो रहा है, और रशिया यूक्रेन से इजराइल हमास, अफ्रीका भी उससे इन्फेक्टेड है, और साथ में बांग्लादेश एक ऐसा टारगेट है जहां पर अमेरिका को एक बेस चाहिए। ये शेख हसीना ने खुल के कहा भी था। चाइना यहां पर रोकना चाहेगा कि कैसे भी करके बांग्लादेश के अंदर या अमेरिका जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश में एंट्री ना कर पाए। इंडिया भी रोकना चाहेगा, लेकिन बांग्लादेश में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर कौन था? वो था इंडिया। मैं इसे इंडिया से भी जोड़ूंगा और इंडियन अपोजिशन से भी जोड़ूंगा, लेकिन 2 मिनट मेरे को टच चाहिए होगा टाइम। इंडिया भी स्ट्रांग पोजीशन पे था, शेख हसीना किसी से दबती नहीं थी, यहां तक कि वो इंडिया की भी इररिलेवेंट बातें नहीं मानती थी। इसे समझना पड़ेगा। वो इंडिया को भी 4 बातें अगर सुनानी होती थी तो सुना देती थी, अगर उसे लगता था कि इंडिया कुछ बात गलत कह रहा है, कुछ गलत डिमांड्स कर रहा है। तो ये तारीफ करनी पड़ेगी उस लेडी की कि वो अपनी कंट्री में तो रेडिकल इस्लामिस्टों से लड़ रही थी, और वो चाइना से भी लड़ रही थी कि उसका डेट ट्रैप में ना फंसे। वो अमेरिका से भी लड़ रही थी कि अमेरिका के अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना आए, या यूं कहें कि अमेरिका के पपेट ना बने। और वो अमेरिका से भी, इंडिया से भी लड़ रही थी कि भाई इंडिया के भी दबाव में ना आए। और वो सबको जगलरी की फॉर्म में, जिसे कहते हैं ना एक जिंगोइज्म वगैरह की फॉर्म में, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत बढ़िया जगलर की फॉर्म में थी। अब हुआ क्या साहब, सिचुएशंस जब तक अमेरिका चाइना की फेस टू फेस सिचुएशन में नहीं आई तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फेस टू फेस सिचुएशन में आनी, चाइना और अमेरिका फेस टू फेस सिचुएशन में आते हैं और इंडिया अमेरिका की बात नहीं मानता। कई जगह पे आप देखेंगे ना, इंडिया और अमेरिका की टसल में या मोदी और पुतिन की लड़ाई के चक्कर में शेख हसीना की बलि चढ़ गई, ये कहा जा सकता है। अमेरिका इंडिया की बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहा था, इंडिया बाकाबू में नहीं आ रहा था। इंडिया की बगल में काख में एक आग लगानी थी या फोड़ा करना था। काख में बाल तोड़ हो जाता ना फोड़ा, वो फुंसी करनी थी। वो इतना दर्द करती है कि वो पंगु बना देती है आदमी को। अभी इंडिया के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। तो अब उसमें क्योंकि एक 15 साल की सरकार थी तो एक डिक्टेटरशिप आ जाती है, ये समझना पड़ेगा। और वो डिक्टेटरशिप इस चीज में आ जाती है कि जो मैं कह रही हूं वही ठीक है, और अपोजिशन को एक मौका मिल जाता है चीज को बदनाम करने का। जैसे हमारी कंट्री में भी कि आखिरी चुनाव होंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, ये सारी बकवास चल रही थी और लोगों ने उसमें भरोसा कर लिया। वही चीज अगर आप देखेंगे वहां पर भी लोगों ने भरोसा कर लिया, और कुछ उनके एटीट्यूड भी ऐसे थे कि अपोजिशन ने इलेक्शन ना लड़के माहौल अपने फेवर में कर लिया और ये जीत गए या जो भी था। और जो अभी हुआ है वो भी एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की वजह से दिखाई दे रहा है, जिसके और उसमें अड़ गई थी, और कभी रजाकार कह रही है कभी कुछ। ये बिहेवियर था ना, ये अच्छा नहीं था, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मतलब लोग पसंद नहीं कर रहे थे। इस चीज का फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने अपोजिशन को अपनी जेब में डाला, अपोजिशन को भड़काया, और अपोजिशन को भड़का के शेख हसीना के खिलाफ खड़ा किया। और आज हालात ये हैं कि शेख हसीना को देश से बाहर भागना पड़ गया। इसमें बड़ा रोल जो है वो जमाते इस्लामी का है, उसके बाद बीएनपी का, और सब चीजें। अब शेख हसीना वहां से भागती है, हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो जाता है और सब चीजें। लेकिन बांग्लादेश की तरफ अगर एक चीज देखें तो वहां एक चीज साफ तौर पर यह नजर आ रही है, बांग्लादेश में कोई भी इस टाइम पर
शेख हसीना के सपोर्ट में आके नहीं खड़ा हुआ। जिस तरीके से ग्रुप बाहर निकला और उस ग्रुप ने शेख हसीना के ऊपर एक तरीके से अटैक किया, उसको भागना पड़ा, तो इतनी ग्रेव सिचुएशन में शेख हसीना के फेवर वाला कोई ग्रुप खड़ा ही नहीं हुआ। अब वो खड़ा हुआ नहीं, खड़ा किया नहीं, सिविल वॉर का डर था, मुझे नहीं पता। और पॉसिबली कोई भी गवर्नमेंट जो बैठी हुई होती है उसको ऐसी सिचुएशन में सिविल वॉर का ही डर होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशंस इतनी ग्रेव हो जाए कि सिविल वॉर छिड़ जाए और सिचुएशंस को टोटली हम हैंडल ना कर पाए और सिचुएशन सारी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। अगर ये होता है तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत बुरा होता है और कोई भी गवर्नमेंट जल्दी से इस लेवल पर जाकर कदम नहीं उठाती। और जिस तरीके से अभी देखा गया कि महज 2-3 दिन के अंदर माहौल को हैंडल करने या नेगोशिएशन करने की बात की जा रही थी, 2-3 दिन के अंदर माहौल को इतना बिगाड़ दिया गया कि गवर्नमेंट खुद ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाई कि उसके साथ हुआ क्या है। और क्योंकि गवर्नमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर पाई इसलिए और तेजी के साथ माहौल इतना बदला, या पॉसिबली पीछे कुछ फोर्सेस ऐसी थी जिन्होंने लोगों को इतनी तेजी के साथ भड़काया कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। या इंफॉर्मेशन जो एस्पियोनेज एजेंसीज होती है उनको भी नहीं पता लगा। अब इस सिचुएशन को इंडिया से कंपेयर करते हैं, वहां पर सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट आएगा। इंडिया में सिचुएशन क्या है भाई साहब? इंडिया के अंदर क्या हमारे इलेक्शंस पर किसी तरीके का क्वेश्चन है? यहां तक कि अपोजिशन की खुद की बोलती बंद हो गई है कि अल्टीमेटली सीटें उसको नहीं मिली हैं। मतलब मैं बांग्लादेश के हालात को देखकर, राहुल गांधी के बिहेवियर को देखकर, कांग्रेस के बिहेवियर को देख के इतना खुश हूं कि उनके हालात को देख के कि हमारे देश में जो रिजल्ट आया वो ऐसा नहीं आया जो कि ये लोग लठ लेके खड़े हो जाते। अगर मोदी सरकार 400 की जगह 300 पार भी होती, यानी बीजेपी की 300 प्लस भी सीटें आती, तो वो लोग ये बहस नहीं करते कि क्या हुआ 400 पार का। ये लोग सीधा कहते ईवीएम हाईजैक हुई है। और सीधे अगर ईवीएम हाईजैक हुई है तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है ईवीएम हाईजैक होने का कि भाई अल्टीमेटली हम इस रिजल्ट को नहीं मानते। और बहुत सारी जगहों से शिकायतें भी आ रही हैं कि इनके जो जिला हेडक्वार्टर होते थे पार्टियों के या वैसे हेडक्वार्टर है, उनके अंदर अपने कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया था कि शाम तक अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता तो लाठी डंडे निकालकर ले आना, हुड़दंग मचाएंगे, हम नहीं मानेंगे। यही चीज तो शेख हसीना के इलेक्शंस में हुई थी, यही चीज इंडियन इलेक्शंस में करना था। लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा आया कि मोदी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली तो कम से कम ये बोलने लायक नहीं रहे कि ईवीएम हैक हो गई। और राहुल गांधी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो ये कहे कि सरकार मैं बनाऊंगा। सबकी बोलती बंद कर दी, इसलिए वो मुद्दा तो हो गया फ्लॉप। अगर वो मुद्दा होता तो जो बांग्लादेश में हुआ वैसा नहीं तो काफी कुछ खराब हो चुका होता। और जो मोदी के फेवर वाले भी थे वो भी अपोज में आ जाते और ये कहते हाँ यार हो सकता है ईवीएम हैक हो गई। उससे पूछते कि आप किसको वोट देके कि देखे तो मैं मोदी को आया था लेकिन कहीं ईवीएम हैक ना हो गई हो। ये सिनेरियो क्रिएट होता। अब इसे अमेरिका के इसी पर्सपेक्टिव में देखें कि कांग्रेस, अब प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है। अब प्रणब मुखर्जी के स्टेटमेंट को देखा जाए तो 3 बार अगर आप 5-5 साल के लिए गवर्नमेंट नहीं बना पाते तो आपका कार्डर खत्म हो चुका होता है, हताश और निराश हो चुका होता है, नया कार्डर होता नहीं, पुराना काम कर नहीं रहा होता, मामला आपके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का आ जाता है। यहां पर कांग्रेस को और अपोजिशन को मेनली यही नजर आ रहा है कि अगर ये बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही तो हालात काफी खराब हो जाएंगे उनकी पार्टियों के। इसलिए आप देखिए 1 जुलाई को जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसमें भी हिंदुओं को हिंसक बोल गया। अगर आप 27 को देखेंगे तो भी उल्टा सीधा कुछ बोल गया, चक्रव्यूह से लेकर पता नहीं क्या क्या। हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना, बीजेपी वालों के बारे में उल्टा सीधा बोलना और जानकर प्रोवोकेटिव हरकतें करना, उकसाना,
ताकि किसी भी तरीके से ऐसा दिखाई दे कि गवर्नमेंट कोई एक गलत कदम उठाए, इंसल्ट करे या कुछ भी करे, उसको वो कैश करे और जनता के सामने जाके जनता को भड़काए। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 बार की भिड़ंत में अब तक राहुल गांधी का ये सिक्का चला ही नहीं। स्पीकर साहब तो कहते रहते हैं, लेकिन कोई सरकार का बंदा उठ के ये नहीं कह रहा हाँ राहुल गांधी को राहुल गांधी की भाषा में जवाब दे दिया। उसकी वजह से क्या है, ये उस लेवल पर माहौल क्रिएट नहीं कर पाते, वो फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन को राहुल गांधी तो दिखा नहीं सकते। आप देखेंगे बांग्लादेश के मामले में बहुत ज्यादा कुछ उसकी तरफ से बयान नहीं आए हैं। अब उनके करछे चमचे गुर्गे वो तो कुछ बोलेंगे। अब उनकी वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऐसे बयानों में निकल रही है कि सोच कर देखिए मोदी के साथ भी ऐसा हो सकता है, भीड़ उनके घर में भी घुस सकती है, भीड़ उनको भी मार सकती है। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि शेख हसीना के साथ एक सपोर्टिंग ग्रुप नहीं था, एक काडर नहीं था, और जो वो काडर था भी वो नाराज इसलिए हो गया था क्योंकि उसकी 30% जो रिजर्व सीटें थी वो जा चुकी थी। यानी वो एक लेवल पर बिल्कुल बेस खत्म हो चुका था उस लेडी का। तो उसके सपोर्टर्स थे वो शांत बैठे हुए थे, अपोनेंट्स एग्रेसिव थे। क्या यहाँ मोदी का वो शांत हो चुका है काडर? बिल्कुल। आज मैंने अपने शो के ऊपर बिल्कुल कहा साफ तौर पे कि अगर किसी को लगता है कि वो मोदी जी के घर पे जाके हमला कर लेगा तो पहली बात वो गलत फहमी में है। और अगर मुझे लगेगा कि मेरी स्टेट जो है वो फेल हो चुकी है, आर्मी जो है वो फेल हो चुकी है और मेरे प्रधानमंत्री को इन एनार्किस्टों की वजह से भागना पड़ रहा है, तो लट तो मैं भी उठाऊंगा। मैं भी उठाऊंगा। अगर मेरा स्टेट फेल हो गया, मेरा प्रधानमंत्री की खतरा हो रखा है, तो एक जिम्मेदारी मेरी होती है। अब उसमें किसी को देशद्रोह से लेकर कुछ भी लगे मुझे नहीं पता। मैं अपनी सरकार के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ हूं, मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं। वो चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को डंडे से नहीं भगा सकते आप। और अगर ऐसा होगा तो मैं डंडा उठाऊंगा। प्यार से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शाहीन बाग 10 साल चलता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डंडा नहीं उठाओगे, डंडा उठाओगे तो मैं भी उठाऊंगा जिस दिन गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। तो ये चीज सलमान खुर्शीद जानता है कि बांग्लादेश वाली सिचुएशन इंडिया में नहीं है, इसलिए अपनी स्टेटमेंट में एक वर्ड कहा, इंडिया इज सो वास्ट। इंडिया इतना बड़ा है कि बांग्लादेश ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं। लेकिन शाहीन बाग से लोग नाराज है। यानी वो भड़का तो रहा है, वो अच्छे से भड़का रहा है। वोट जिहाद वाले भी तो यही थे। हाँ एग्जैक्टली यही थे। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए सिचुएशन क्या है। और ये यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रहा है सलमान खुर्शीद का नहीं, कांग्रेस का एक नेता भी कह रहा है अपनी भीड़ के अंदर खड़ा हो गए, पता नहीं कहाँ वो भाषण दे रहा है कि मोदी को दौड़ा देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर तुम क्या कर लोगे। बहुत सारे 2-4 नेताओं के भी बयान आए हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा तो क्या कर लोगे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि बेटा एक बार बांग्लादेश बनाने की सोचो, फिर तुम्हारे लिए कौन से बांग्लादेश भेजेंगे ये सोच लेना। तो धर्म का नहीं देखेंगे, जो नेट उठाएगा उसी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन स्ट्रांग और इंडिया इज सो वास्ट। तो मैं असलियत में सलमान खुर्शीद के उस बयान को फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में देख रहा हूं। बस बांग्लादेश उसे एक मुद्दा मिल गया और आम आदमी को पता नहीं है कि बांग्लादेश के ग्राउंड लेवल पर जो है वो सिचुएशंस क्या थी। इनफैक्ट हमें भी नहीं पता। अब हमारे सामने वीडियो आने शुरू हो गई हैं, तब पता लगने लगा है कि हाँ सिचुएशंस काफी खराब है, क्योंकि ये डीप स्टेट का मामला। सोच के देखिए सर, महमूद यूनुस जो है उसको भेजने का मतलब क्या है? टिपिकली अमेरिका CIA का एजेंट है। शेख हसीना से उसकी 2 पैसे की नहीं बनती। उसने करप्शन चार्जेस के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर करप्शन चार्जेस के न जाने कितने उसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश की सिचुएशन से कंपेयर करना मैं एग्री नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, इनकी अपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही है। हाँ, गवर्नमेंट की मैच्योरिटी भी नजर आ रही है। एक, गवर्नमेंट चुप है। 2, अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग पोजीशन पर है। जो इंदिरा गांधी के टाइम पर थी वही आज के दिन है, वही मास बेस है, वही सपोर्ट बेस है। वही शेख हसीना है जो 1975 के अंदर इंडिया में थी और 6 साल इंडिया में रही पंडारा रोड पे। और आज भी वही शेख हसीना है जो जब वहां सिचुएशन खराब हुई तो इंडिया आ गई। और 2009 के अंदर भी इंडिया, जब शेख हसीना की सिचुएशन खराब हो रही थी, तब भी इंडियन आर्मी तैयार खड़ी थी कि कैसे भी करके शेख हसीना को बचा के निकाल के लाना है।
तो साहब इंडियन गवर्नमेंट तो पहले भी वही पॉलिसी अपना रही थी जो अभी है, अभी भी कोई चेंज थोड़ा ना हुआ है। तो चेंज कहाँ हुआ है? चेंज इन लोगों के माइंडसेट में हुआ है, ये जो बैठे हुए हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने मेच्योरिटी दिखाई। आज वो जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, सर उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का लॉजिक क्या है? वो ये कि सिचुएशन कुछ हद तक बॉइलिंग है, जब मामला सही होगा तो देख लेंगे। इससे क्या होगा ना, उबलेगा नहीं मामला। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की मेच्योरिटी है। सोचकर देखिए, शाहीन बाग के ऊपर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की, किसानों पर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की। ये हमारी गवर्नमेंट की मेच्योरिटी दिखाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी कि जो डीप स्टेट है या जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो इन मुद्दों को किस तरीके से उठाएंगे और इन मुद्दों को उठाकर इंडिया के अगेंस्ट कौन सा प्लान प्लॉट करेंगे, और वो बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए उन्होंने किसी भी तरीके से कोई हिंसक व्यवहार नहीं किया। और जहां लगा कि किसानों का गुस्सा उबलने लगा है, अच्छा जी तपस्या में कमी रह गई, माफी दे दो, मैं सारे कानून वापस ले दो, काम खत्म। सर यही तो था। शेख हसीना के पास ये मेच्योरिटी नहीं थी, ये नहीं समझ पाई, उसने गोलियां चलवा दी, जो आंदोलनकारी थे उन्हें राजाकार कह दिया। तो ये हमारी गवर्नमेंट की और दो गवर्नमेंट्स की या दो लीडर ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं उनकी मेच्योरिटी को दिखाता है। जी सर। लेकिन ये बताइए कि अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं वो सही भी है, तो उनको भागना क्यों पड़ा? उनको हटा करके वो अपनी कंट्री में रह सकती है। ऐसी सिचुएशन क्या आ जाए, जैसे हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट गिर जाती है कई बार, अगर ऐसे पब्लिक मूवमेंट हो जाए तो गवर्नमेंट गिर जाती है। बट ये एक इस्लामिक देशों में कि बस, और खासकर ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो दो देश है, वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर है वो बाहर ही भाग रहा है। पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। शेख मुजीबुर रहमान को भी मार डाला था उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर लिया था, अब इनको मार दिया। तो ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हरिमोहन जी? अभिषेक भाई, यहाँ पर ये सवाल को अगर है ना कोई एंकर पूछता और हम और आप बैठे होते तो आप भी उसी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे होते और मैं भी बता रहा होता, तो हमारी मजेदारी वाली बात अलग होती। मैं जानता हूँ कि हम एक मैसेज, एक एंकर को मिस कर रहे हैं। वही सीधी सी बात है ना, एंकर को बुला लिया जाएगा, बट इस बार मैं आपका व्यू सुनना चाहूंगा। मैं जानता हूं इस टॉपिक के ऊपर आप जो जवाब देंगे वो आप अपने लेवल से, फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए साहब, आपके लॉ के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो लिखी हुई हो, उसमें बहुत सारी चीजें इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनफैक्ट लगभग पूरा लॉ ही इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। दूसरा, इंटरप्रिटेशन के साथ साथ क्या हर चीज लिखी जाती है? आंसर है मेरे हिसाब से हर चीज नहीं लिखी जाती। बहुत सारी चीजें ट्रेडिशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी कंट्री के जो ट्रेडिशंस हैं वो अनजाने में ही सही, कैसे भी करके अनजाने में ही सही, हम लोगों के रूट्स में, हमारे डीएनए में वो टॉलरेंस है कि अहिंसा परमो धर्मा हमारी पहली लाइन है। धर्म हिताम हिंसा च, या धर्म हिंसा च समथिंग कुछ एक अगली लाइन है, धर्म हिंसा तथैव च, कि भाई अगर धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी भी पड़ जाए तो वो आखिरी ऑप्शन है मेरा, लास्ट, पहला नहीं है, जहां तक मैं इसको समझ पाया। ये हमारे रूट्स में उस टाइम से भी है जब हमें महाभारत पढ़ाई जाती है, जब कृष्ण भगवान अंतिम वो लेके जाते हैं, क्या नाम है, प्रस्ताव लेके जाते हैं कि भाई मान जा यार 5 ही गांव दे दे, ठीक है। या फिर हम अपने रूट्स में देखें तो रामायण के अंदर भी है कि कभी अंगद को भेज रहे हैं, कभी हनुमान जी को भेज रहे हैं, कभी बाली को भेज रहे हैं, कभी डेलीगेशन अलग अलग जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि भाई बस मान जा यार कैसे भी करके। ये ट्रेडिशंस हमारे महात्मा गांधी को, चाहे आप एग्री करें डिसएग्री करें, उन्होंने जो भी किया, आप उस पर एलिगेशन कुछ भी लगाएं, मैं एक चीज सही मानता हूं कि उन्होंने जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट करने के तरीके को हमारी हैबिट बना दिया। वो आप इसे माने या ना माने, वो हैबिट बना दिया, क्योंकि 1857 से पहले तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था ना। वो तो फिर तलवारें उठाई, लड़े, हार गए।
उसके बाद भी अगर आप देखेंगे लड़े और हार गए। हमारी जो रियल डीएनए था वो महात्मा गांधी ने पहचाना या प्लान था, मैं उस पर नहीं जा रहा अभी, लेकिन कुछ भी था, उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था या बारदोलिया मूवमेंट था, ये सारे मूवमेंट्स में कहीं पर भी उन्होंने वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया लास्ट तक, चाहे वो इंडिविजुअल सत्याग्रह था चाहे कोई सा भी था, उन्होंने लास्ट तक जस्टिफाई नहीं किया। वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं कि मैं वायलेंस नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट में पट्टी ये भी बढ़ा दी कि भाई धर्म हिंसा हिंसा तथैव चय वाली बात कि करो या मरो, डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये चीज हमारे सिस्टम में आ गई, ये हमारी आइडिया ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। और सबसे बड़ी बात भैया मुझे जो समझ में आती है ना भाई साहब, वो ये कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है उसमें कांग्रेस का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आइडिया ऑफ इंडिया को डेवलप करने का है। वो लोग बहुत सारे हमारे अपोज करेंगे, सब कुछ भी है। 1885 में जो कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्हें यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या, वो डिस्कस 3 साल तक करते हैं कि हमें चाहिए क्या, और धीरे धीरे वो आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप होने लगता है। और वो धीरे धीरे आके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तब जाके डेवलप होता है कि हमारा ये आइडिया ऑफ इंडिया है। और वो भी क्लैरिफाई तब होता है जब, मेरा मानना यह है, मिनर्वा मिल केस और वो केशवानंद भारती केस और मेनका गांधी केस, ये 2-3 केस आ गए जो मुझे लगता है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी सोल को डिफाइन कर देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर कुछ वो आप ज्यादा बताएंगे, उसमें आप एक्सपर्ट है। मुझे जो सुपरफिशियल लेवल पर पता है, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल हमारी तब तक स्टैब्लिश हुई और असलियत में गवर्नमेंट और स्टेट और जुडिशरी का या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का जो रिलेशन था प्रॉपर, वो तभी डिसाइड हो पाया इन्हीं 3-4 केसेस के बाद, कि अल्टीमेटली जुडिशरी को अपनी जो बाउंड्रीज थी वो पता लगी और लेजिस्लेटिव को भी और इन सबको, और उसके बाद मेरे हिसाब से वो सब चीजें सेटल होकर चल रही हैं। लेकिन आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहां था ये बताइए। आप ही से बात होती है ना कई बार अलग अलग पैनल्स में, आइडिया ऑफ पाकिस्तान नहीं था भाई साहब, आइडिया ऑफ बांग्लादेश भी नहीं था। पाकिस्तान के साथ मामला पता है क्या था, पाकिस्तान फिर भी बेटर सिचुएशन में है क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का किसी आइडेंटिटी से क्राइसिस नहीं है, मुझे जहां तक समझ में आएगा। इस्लाम का किसी आइडेंटिटी से क्राइसिस नहीं है। इस्लाम की अपनी आइडेंटिटी पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह है। वो असलियत में पंजाबी वर्सेस सिंधी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस इस्लाम के अलावा है। बांग्लादेश में और सिचुएशन खराब है, खतरनाक है, वो इसलिए क्योंकि असलियत में जब बंगाली अस्मिता की बात आई है, बंगाली नेशनल मूवमेंट शुरू होता है, तो वो असलियत में 2 ग्रुप्स में बंगाली खुद ही डिवाइड हो गए। आइदर वो शुड गो विद मुस्लिम ब्रदरहुड, दैट इज पाकिस्तान इस्लाम, या हमारे को जाना चाहिए बंगाली आइडेंटिटी के नाम पर, तो हमें पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए। सर यही तो मामला था ना, एक तरफ बंगाली आइडेंटिटी थी जो शेख मुजीबुर रहमान रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक तरफ इस्लाम को सपोर्ट करने वाली आइडेंटिटी थी जिसमें बाकी पार्टियां रिप्रेजेंट कर रही थी और उसमें जमाते इस्लामी सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुई कि पाकिस्तान बनाओ मूवमेंट था वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, तो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम एक सुप्रीम आइडेंटिटी बन गया, उसके नीचे क्राइसिस है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश में असलियत में बंगाली आइडेंटिटी वर्सेस इस्लामिक आइडेंटिटी के बीच में क्लैश था। इसीलिए एक तरफ जमात इस्लामी है जो अब अपने आप में बिल्कुल स्ट्रांगली इस्लाम को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ खड़ी हुई है आपकी बंगाली आइडेंटिटी वाली आवामी लीग, जो टिपिकली बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली कल्चर, बंगाली सिस्टम और सेक्युलरिज्म, जिसमें हिंदू को भी इंक्लूड करके बात करती है। तो बंगाल में असलियत में ये 2 लड़ाइयां चल रही हैं, 2 क्लैशेस हैं। अब यहां इनको कंफ्यूजन होने वाली है, यही रीजन है बंगाल की जमात इस्लामी कहीं ज्यादा ब्रूटल मिलेगी आपको पाकिस्तान की जमात इस्लामी से, क्योंकि पाकिस्तानी जमात इस्लामी को किसी चीज का चैलेंज नहीं है, बंगाल में चैलेंज है उसे बंगाली आइडेंटिटी का, तो वो ज्यादा ब्रूटल है। यही रीजन है जैसे ही
भाई पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर वो इमरान खान की पार्टी के साथ जो भी डिस्प्यूट था, एक बार डिस्प्यूट सेटल हुआ, उसके बाद किसी पार्टी वर्कर ने किसी दूसरे पार्टी वर्कर की गर्दन नहीं काटी, वो आज तक नहीं काटी, क्योंकि एक सुप्रीम आइडेंटिटी उनमें अभी भी है और उस सुप्रीम आइडेंटिटी को टो करने का काम आर्मी कर रही है। उसके बाद वो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है जो पार्टीज के बीच में, लोकल पार्टीज के बीच में है। पाकिस्तान की कोई नेशनल पार्टी नहीं है, वो सारी लोकल पार्टीज है, क्योंकि पंजाब में अगर वो है, सिंध में वो है, तो लोकल ही हो गई। एक का सिंध में कोई नहीं सुनता, दूसरे को पंजाब में कोई नहीं सुनता। बंगाल के अंदर आवामी लीग बंगाली पार्टी बांग्लादेश में, और उससे खतरा किसे? जमाते इस्लामी को, और जमाते इस्लामी से खतरा किसे? आवामी लीग को। यही रीजन है, जैसे ही शेख हसीना आती है तो वो जितने भी ये क्या नाम है मौलाना वगैरह थे उनको उठा के बंद करना शुरू करती है, कईयों को फांसी भी दे देती है। अब जैसे ही वो लोग आते हैं वो इसको खत्म करते हैं। असलियत में क्लैश ऑफ आइडेंटिटी है, कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी ऑफ बांग्लादेश। उसमें प्रायोरिटी बंगाली है या मुस्लिम है। वो सभी अपने आप को मुस्लिम मानेंगे, बस फर्क इतना है कि बंगाली पहले या मुस्लिम पहले, और इसीलिए लड़ रही हैं। और इसीलिए ये यूनिक एग्जांपल है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में बांग्लादेश आज के दिन, और वो पहले दिन से है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जैसे ही शेख हसीना वहां से जाती है तो एक फोटो जिसमें दो पार्ट से वो शेयर होता है। एक में इंडिया और पाकिस्तान के दो जनरल्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी जनरल सरेंडर लेटर साइन कर रहा है, और दूसरी फोटो शेयर होती है उसी के ऊपर लगा के पेस्ट करके, जिसमें शेख हसीना ऐसा ही एक लेटर शेयर कर रही होती, साइन कर रही होती है, और अपना रेजिग्नेशन लेटर, और दोनों आर्मी ऑफिसर साथ में खड़े होते हैं और वो निकल रही होती है। अब दोनों चीजों को हमें समझना होगा कि जो शेख हसीना को दिखाया गया है वो इस तरीके से दिखाया गया कि इंडिया ने जिस बंगाली आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाली पार्टी को बिठाया था, आज वही पाकिस्तान जो है, वो बांग्लादेश जो है, वो सरेंडर, वही पार्टी सरेंडर करके जा रही है। तो ये इंडिया की डिफीट है, ना कि बांग्लादेश की या पाकिस्तान की, और या बांग्लादेश की या शेख हसीना की। और जीता यहां पर पाकिस्तान है, ना कि बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया। इस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि बंगाल में तो सारे मुस्लिम है, तो ये लड़ क्यों रहे हैं। पाकिस्तान में लड़ने का जो रीजन है वो अलग है, अफगानिस्तान में लड़ने का रीजन अलग है, ईरान में लड़ने का रीजन अलग है, टर्की के अंदर जो लड़ रहे हैं उसका रीजन अलग है, लेकिन बंगाल के अंदर जो लड़ रहे हैं उसका रीजन टोटली डिफरेंट है। जी साहब। एक आखिरी बात ये बताइएगा कि ये जो कंफ्यूजन हम देखते हैं हमारी सीमाओं के उस पार, क्या ये कंफ्यूजन, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, भारत में भी पाई जाती है? ये आइडेंटिटी क्राइसिस भारत के मुसलमानों में पाई जाती है और तगड़े तरीके से पाई जाती है। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान है, बल्कि इसलिए है कि वो अपने रिलीजन और कल्चर के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि रिलीजन और कल्चर दो अलग चीजें हैं। वो रिलीजन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि मैं बुत परस्ती नहीं करूंगा, मेरे को मतलब मोनोथीज्म, मैं मोनोथीस्ट हूं, एक अल्लाह को मानूंगा, काम खत्म। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। वो लड़ाई इस्लाम की तो साहब कर ही नहीं रहे, वो तो आप ज्यादा भी बेहतर बताते हैं, कहीं ज्यादा बेटर बताते हैं कि वो लड़ाई इस्लाम की तो कर ही नहीं रहे। वो लड़ाई कर रहे हैं असलियत में किस चीज की, कि भाई शरिया लॉ लागू हो। वो आइडेंटिटी जो है वो बुरके के ऊपर, हिजाब के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर, वो किस चीज की लड़ाई है? वो आइडेंटिटी है इसकी नहीं कि ये मेरी आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी इस चीज की है कि मुझे अरब को कॉपी करना है, और वो जो अरब को कॉपी करने वाला मामला है कि भाई मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं कर रहा कि बिकॉज आई एम मुस्लिम, वो इसलिए कॉपी कर रहा हूं, वो इनके मौलाना वगैरह, मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे अलग दिखना है हिंदू से, और मुझे सच्चा मुसलमान दिखना है।
और क्योंकि मुझे सच्चा देखना है तो सच्चे की क्राइटेरिया ये है या नहीं है कि मैं कुरान को फॉलो कर रहा हूं, वो है या नहीं है पता नहीं, लेकिन ये पक्की है कि अरब में जो रूल फॉलो हो रहे हैं वही यहां पे फॉलो करूंगा, अरब में जो ड्रेसअप फॉलो हो रही है वही यहां पर फॉलो करूंगा। अब अगर ये सिचुएशन है तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि यहां ये कंफ्यूजन है, और यही रीजन है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम्स को इक्वालिटी के बिहाफ पर हर फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जो भी पॉलिसी थी वो अवेलेबल थी वो प्रोवाइड करी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करी। मुस्लिम्स ने माना कि हाँ हमें जो भी सुविधाएं थी वो सब मिली और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिली, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिली। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा, ये मुस्लिम्स का बिहेवियर है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं कि मस्जिद तोड़ी, वो एक बहाना है। मौलानाओं को अगर आप देखेंगे तो मौलाना भाई दंगों के अंदर कांग्रेस दंग के राज में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं, मुलायम सिंह यादव की पार्टी में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुसलमानों के हुए हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। और जिस मस्जिद की बात करते हैं वो मस्जिद जो है बाबरी मस्जिद, वो मस्जिद थी भी नहीं, वो तो ढांचा रह गया था, और उसके बदले में मस्जिद बना दी, सब कुछ हो गया। प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी आइडेंटिटी इंडियन भारतीय है, जिसका कार्यकर्ता इसलिए वोट डाल रहा है कि मैं भारतीय हूं, इसका कार्यकर्ता इसलिए वोट नहीं डाल रहा कि मैं हिंदू हूं या कुछ भी हूं, वो हिंदू एक पार्ट है, लेकिन भारतीय होना, देश की बात करना, देश के बारे में बात करना, ये इनका पहला काम है। समाजवादी पार्टी का वोटर कहेगा मैं यादव हूं या मुसलमान हूं, इसलिए मैं यादव को वोट देता हूं। आप उठाकर देख लीजिए, वो जाति के नाम पे, बीजेपी का वोटर जाति के नाम पे वोट नहीं डाल रहा। यहां तक कि जो नेशनलिस्ट मुसलमान होगा वो भी बीजेपी को पसंद करेगा और वो भी उसे वोट डालेगा। एग्जैक्टली। और ये जो आइडेंटिटी, भारतीय होने आइडेंटिटी जो है, ये गजवाए हिंद के सामने और इन मौलानाओं के सामने सबसे बड़ी थ्रेट है, सबसे बड़ी थ्रेट है। और मुझे ऐसा लगता है यही बड़ा रीजन है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रेशर में ये लोग हैं, और इसी वजह से एक नफरत एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है। वो बोल नहीं पा रहे, इकट्ठे नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये वाली पावर एक इंडिया में भी नेशनलिज्म वाली पावर एक पैरेलली खड़ी हो चुकी है, उसको काउंटर कर पाना बड़ा मुश्किल है। यही रीजन है, ये फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, ये आइडेंटिटी वाली फ्रस्ट्रेशन में उस आइडेंटिटी को ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बंगाली फॉर्म में टो करने वाले कौन है? हिंदू। इसीलिए जैसे ही आवामी लीग निकलती है सबसे पहले हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है, क्योंकि बंगाली आइडेंटिटी को वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे आवामी लीग तो शिकार बन रही है। बीएनपी जो है, बीएनपी वो हिंदुओं को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है। वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उस बंगाली आइडेंटिटी का सबसे बड़ा जो टॉर्च बियरर है, मतलब बैनरमैन है, वो कौन है? तो ये प्रॉब्लम आ रही है, और इस चीज के ऊपर अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा, तो मत करने दो, हम क्या करें, हमने जो करना था वो कर लिया। ये चीज है। कब ये 40 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग हरी जी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके इस जो विचार हैं उनसे बहुत लाभ पाएंगे और कुछ सीखेंगे, और हम आपके साथ समय समय पे वार्ता करते रहेंगे। आपने अपने बहुमूल्य और व्यस्त समय में से हमारे लिए अपना समय निकाला, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि आपको हरिमोहन जी, और हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से पुनः हमारे नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरिमोहन जी का चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनके कंटेंट को देखिए, बहुत बेबाकीज अपने राय रखते हैं, और हम लोग दोनों लोग को सपोर्ट कीजिए। जी अभिषेक भाई जुड़ना चाहेंगे अगली बार, है ना? हम यहाँ पर 3 हो, जिसमें एक एंकर हो और एक अभिषेक भाई बोल रहे हो और एक मैं बोल रहा हूँ, तो मजा आएगा सुनने में आपको। करेंगे पक्का। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।